काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों के जो अणुगतिक सिद्धांत है उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट चीज तो कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट है मैटर की, यानी कि सॉलिड के मतलब जो अपने मॉलिक्यूल होंगे वो सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित अरेंज होते हैं, एक सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं कि भाई 3D में होंगे या 2D में होंगे या पैक्ड होंगे, स्क्वायर में होंगे, कैसे भी होंगे, लेकिन सॉलिड की के अंदर अणुओं की कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं। तो ये हो गए अपने सॉलिड के अणु। और अगर द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो सॉलिड के कंपेयर में जो अणु है वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठीक। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं। और अगर गैस की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फैले हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो अरेंज्ड होते हैं एक पैकिंग के अंदर बिल्कुल, और जो लिक्विड है उसके अंदर उसके कंपेयर में थोड़े दूर, और जो गैस है उसके अंदर तो अणु बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। ये तो इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का कंपैरिजन है कि ठोस, द्रव और गैसेस में क्या डिफरेंस है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर अंतर क्या क्या है। लेकिन अगर अपन गैस के बारे में स्पेशली पढ़े कि गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैस के मॉलिक्यूल जो है, उसके अणु हैं, उसके गुण क्या होते हैं, तो फर्स्ट चीज जो अपने आती है वो है एक्सपेंसिबिलिटी, यानी कि एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब फैलना। गैस जो है वो फैलती है, ठीक है। होमोजेनिटी, समान संगठन, एक जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग अणुओं से मिलकर या अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, इसके अणु समान होते हैं, इसका संगठन समान होता है। डिफ्यूजिबिलिटी, विस्तृत होना। अगर जैसे रिफ्यूजन का मतलब है कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना किसी चीज का। जैसे अपन परफ्यूम भी छिड़कते हैं तो क्या होता है, एक टाइम बाद वो जो खुशबू है वो दूर दूर तक फैलने लग जाती है, तो वो गैसियस ही है। तो गैस को डिफ्यूज होता है मतलब विस्तृत होता है, जहां उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम कंसेंट्रेशन की ओर वो फैलता है। इसका घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होती है। गैस के अणुओं को संपीड़ित किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, यानी कि आप बहुत हाई प्रेशर लगाओगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा और अधिक दाब पर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अपने सिलेंडर के अंदर जो गैस के सिलेंडर है उसके अंदर कभी हिलाओगे तो लगेगा कि लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन गैस है अंदर, तो क्योंकि उसको बहुत कंप्रेस करके हाई प्रेशर पर उस टंकी के अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है। ये है गैस की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं कि सामान्यतः क्या गुण होते हैं, वो ये सारे हैं। इंग्लिश में ऐसे मिल जाएंगे और हिंदी में भी। इंग्लिश में तो मैंने ऐसे शॉर्ट में आपको चार्ट बना के बताया है, और हिंदी में भी नीचे नीचे की तरफ दे रखा है। मैं इसको जब पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी कैसे क्या है। इस जगह ये यहाँ से ये ठोस और द्रव के बीच क्या है, गैसों की आकृति नहीं है, आयतन नहीं है, किसी का आकार ग्रहण कर लेती है, संपीड़िता उच्च होती है, घनत्व कम होता है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हिंदी में लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैसे इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर हमको थोड़ा सा गैसेस के बारे में प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है गैसेस के टाइप। गैस दो प्रकार की है, आइडियल और रियल गैसेस, और या फिर आदर्श गैस और वास्तविक गैस। अब ये आदर्श गैस क्या है, तो आदर्श गैस वो है जो बॉयल का टेम्प लो फॉलो करे, चार्ल का नियम फॉलो करे, गैलुसाक या एवोगैड्रो का नियम फॉलो करे, ठीक है। अगर कोई भी गैस हर कंसंट्रेशन, किसी भी सांद्रता या ताप और दाब पे आप ले लो, वो ये सारे नियम फॉलो करेगी, तो हम बोलेंगे कि वो एक आदर्श गैस है। और अगर नहीं फॉलो करेगी तो हम बोलेंगे वो एक रियल गैस है या वास्तविक गैस है। ये डिफरेंस है। अब नियम क्या है वो देख लो। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ या बॉयल टेम्परेचर। बॉयल का लॉ क्या बोलता है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो अगर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अगर समझ लो हमने किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और हम टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, 25 डिग्री है तो 25 डिग्री ही रखेंगे अगर हम टेम्परेचर को, तो आप जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे, आयतन बढ़ाओगे, दाब कम होता जाएगा। और अगर दाब बढ़ाओगे यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है, और ऊपर आप उस टंकी के ऊपर आप कोई पिस्टन लगा दो और प्रेशर से उसको दबाओ,
तो जैसे जैसे प्रेशर लगाओगे क्या होगा, आयतन तो कम ही होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हिंदी में भी नीचे दे रखा है कि अगर तापमान को स्थिर रखा जाए तो किसी भी गैस का आयतन उसके प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अगर P इंटू वी करेंगे तो कांस्टेंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा, ठीक। तो इसका अब आप इधर देख लो, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है कि जैसे जैसे P V बढ़ रहा है, P धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या जैसे जैसे V कम हो रहा है P का मान बढ़ता जा रहा है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है इसका। ये बॉयल्स लो याद करने के लिए क्या कर सकते हो, बॉयल का नाम का मतलब क्या है, बॉयल मतलब गर्म करना, टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, उससे याद करोगे इसको। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि अब क्या, पहले तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, स्थिर रखा था, अब हम प्रेशर को स्थिर रखेंगे, यानी कि दाब को हम स्थिर रखेंगे। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर प्रेशर को इस बार कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम बढ़ाने पर ताप बढ़ेगा, या वॉल्यूम ताप घटाने पर वॉल्यूम भी घटेगा, ठीक है। जैसे कि प्रेशर को अगर हम चेंज नहीं होने दें और आप किसी गैस को गर्म करो तो क्या होगा, अणु फैलेंगे, और फैलेंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो ये सिंपल सा है, V अपॉन टी करने पर कांस्टेंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ क्या है, एकदम स्ट्रेट। जैसे जैसे T बढ़ रहा है V भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे चार्ल्स का लॉ, चार्ल्स का नियम। प्रेशर कांस्टेंट होता है, स्थिर दाब का मतलब क्या है, समदाब, इसलिए लिखा है आइसोबार, और ये है आइसोथर्म या टेम्परेचर कांस्टेंट है, समतापी। तो ये इनके अलग अलग टर्म है, नियम याद होने चाहिए, नियम 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं। तीसरा है गेलुसाक का नियम। गेलुसाक में अब बचा कौन, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर आप वॉल्यूम यानी कि आयतन को घटने और बढ़ने नहीं दो, अगर फिर आप प्रेशर को चेंज करोगे तो टेम्परेचर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज होगा, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दाब जो है वो ताप के समानुपाती है, और अगर अपॉन में आएंगे तो कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। चौथा नियम है हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ। ये वाला, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एवोगाड्रो हमको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। इक्वल वॉल्यूम, समान आयतन, ऑफ ऑल गैसेस, सभी गैसों का अगर आयतन समान है और अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक गैस है, दो गैस है और तीन गैस है, तीनों में टेम्परेचर हमने सेम रखा है, प्रेशर सेम रखा है, तीनों की कंडीशन सेम है, और तीनों का आयतन भी अगर V है, तो इनमें अणुओं की संख्या भी V होगी, चाहे ये ऑक्सीजन हो, ये नाइट्रोजन हो, ये कोई सी भी गैस हो, गैस कोई सी भी हो, अगर आपने वॉल्यूम इक्वल रखा है, आयतन समान रखा है, टेम्परेचर और प्रेशर समान रखा है, तो उसके अणुओं की संख्या भी उनके अंदर समान होगी। यानी कि अगर एक के अंदर 6 मोल है तो दूसरे के अंदर भी 6 मोल होंगे, तीसरे के अंदर भी 6 मोल ही होंगे। तो ये 3-4 नियम है। एवोगाड्रो का नियम तो अणुओं की संख्या से याद रख सकते हो, क्योंकि एवोगाड्रो संख्या ही है। और जो बॉयल का नियम है, क्योंकि बॉयल हम टेम्परेचर से समझ सकते हैं, तो बॉयल को हम टेम्परेचर से कांस्टेंट करके याद करेंगे। चार्ल्स और गेलुसाक बचे, तो प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। अब अगर इन चारों नियमों को अपन एक साथ करते हैं तो हमें मिलता है गैस इक्वेशन, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, PV इज इक्वल टू nRT। यही था, वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको सबको हमने सोल्व किया तो PV प्रोपोर्शनल टू NT या PV इज इक्वल टू nRT। R को हमने कांस्टेंट बोला, और क्या बोला, गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद R की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो ये हमको याद होनी चाहिए। R को हम क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है R को याद करने का,
कि क्या देखो R इजिकल टू क्या है, P अपॉन V अपॉन N अपॉन T, P इंटू V अपॉन NT, ये है हमारा R। ठीक, अब N क्या होता है, मोल, अणुओं की संख्या, तो मोल इनवर्स। टेम्परेचर को हम किस में लिखते हैं, केल्विन, तो केल्विन इनवर्स, ये दो तो कॉमन है। अब प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो हर बार चेंज होगा, यानी कि अगर आप कैलोरी में लिखोगे तो 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर हम इसको ऐसे ही पद्धति में, यानी कि ऐसे ही रूल के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट पता करेंगे तो 8.314 न्यूटन मीटर या पास्कल मीटर क्यूब या जूल, तीनों में से कुछ भी लगाओ, बट पीछे क्या रहेगा, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सीजीएस में भी सेम है, 8.314 10⁻7 अर्ग आ जाएगा, अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लीटर में करना है तो 0.0821, कैलोरी में करना है तो 1.98, जूल में लिखना है तो 8.314, और अगर अर्ग में करना है तो 8.314 इंटू 10⁻7। तो ये इसकी थोड़ी सी यूनिट हमको याद रखनी होगी, और हर के अंदर हमको याद रखनी होगी, चाहे वो ऐसा ही हो, सीजीएस हो या कैलोरी हो या फिर लीटर एटमॉस्फेयर हो, हर यूनिट के अंदर हमको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती है। ठीक है, हमने पीवी इज इक्वल टू आरटी वाले जो गैस वाला समीकरण था उसको पीवी अपॉन आरटी किया, इक्वल टू जेड, एक नया फैक्टर नाम दिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेस करना मतलब संपीड़ित करना, हाई प्रेशर लगाकर किसी गैस को कंप्रेस करना, यानी कि पास पास लाना उसके मॉलिक्यूल को, संपीड़ित करना। तो हमने एक नया फैक्टर नाम दिया इसके लिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अब अगर Z और P के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो आइडियल अगर गैस होगी, आदर्श गैस होगी, तो उसके लिए तो 1 आएगा हमेशा Z की वैल्यू, तो वो ग्राफ भी Z और P के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, CO2, किसी के लिए भी ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं आ रहा है। ये देखो, किसी के लिए Z की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अगर हम इसको 0 मान लें तो ये वैल्यू तो सारी नेगेटिव ही हो गई, ये वाली, और किसी किसी के लिए ये पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, तो ये तो हो गया पहला ग्राफ जिसको मैं नाम दिया है एमेगेट्स कर्व। दूसरा देखें कि Z और P के बीच में अगर ग्राफ खींचे किसी एक गैस के लिए, ये नाइट्रोजन गैस के लिए ग्राफ है। ठीक, अब अलग अलग टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर -60 डिग्री था तो ग्राफ देखो बिल्कुल नीचे से कर्व होके, थोड़ा और बढ़ाया -10 पे गए तो ग्राफ का जो थोड़ा सा कर्व कम हो गया, 20 पे गए तो ये जो नीचे जो राउंड आ रहा है वो थोड़ा और कम हो गया, और 50 पर आते आते देखो ये पॉजिटिव में वैल्यू चली गई, लेकिन फिर भी 1 नहीं हुई। तो यहाँ दो फैक्टर पढ़ रहे हैं हम, प्रेशर का क्या इफेक्ट आ रहा है, और दूसरा टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आ रहा है, कि क्यों कोई गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही है और कौन से प्रेशर और कौन से टेम्परेचर पर करेगी। तो इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो कि फर्स्ट वाले ग्राफ के अंदर जहाँ P की वैल्यू कम है, यानी कि लेफ्ट साइड की बात करें अगर, ये वाली इस तरफ की जो वैल्यू है, P की वैल्यू प्रेशर जैसे जैसे कम हो रहा है तो देखोगे कि वैल्यू भी धीरे धीरे Z की वैल्यू जो लगभग इस लाइन के पास आ रही है, इस जो हमारे आइडियल बिहेवियर वाली लाइन है उसके पास आ रही है, चाहे वो हाइड्रोजन की हो, जैसे जैसे प्रेशर कम कर रहे हैं तो ये लाइन के पास आ रहा है, हीलियम के लिए भी नीचे आता जा रहा है, CO2 के लिए भी ये धीरे धीरे पास आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर कम करते जाएंगे तो क्या होगा कि कोई भी जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर या आदर्श व्यवहार के करीब पहुंचेगी। और अगर इस तरफ देखो तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, -60 से -10 बढ़ाना ही हुआ, 10 से हम 20 पॉजिटिव में आ गए और 20 से 50, और टेम्परेचर बढ़ाने पर भी गैस का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा आइडियल बिहेवियर की तरफ मूव कर रहा है। तो दो चीजें समझ में आ गई, एक तो अगर आप प्रेशर कम करोगे तो, और दूसरा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरफ मूव करती है, उस बिहेवियर की शो करने की तरफ जाती है। तो ये दो कंडीशन है। ठीक है,
अब नीचे इसको एक्सप्लेन किया है कि एट लो प्रेशर, जैसे दाब कम था, कम प्रेशर पर क्या हो रहा है, N2 और CO2 का जो Z है ये और ये कम है भाई। जहाँ ये प्रेशर कम था तो ये कम ही है, दोनों नेगेटिव में, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम का पॉजिटिव में। इट मींस CO2 एंड N2 आर मोर कंप्रेसेबल। Z वैल्यू क्या है, कंप्रेसेबल को ही बताती है, यानी कि पास पास आ सकती है। और जब गैस के अणु पास पास आएंगे तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि CO2 और N2 को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है और उनको लिक्विड में भी लिक्विडिफाई किया जा सकता है, द्रवीकरण किया जा सकता है, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम का कंप्रेसिबिलिटी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई प्रेशर पर जैसे जैसे Z बढ़ता है, जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ रही है हाई प्रेशर पर, ये यहाँ पर प्रेशर बढ़ने पर क्या हो रहा है, Z की वैल्यू भी बढ़ रही है, अब नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पर भी ऊपर जा रही है, सबकी वैल्यू ऊपर जा रही है, यानी कि एट हाई प्रेशर Z इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि कंप्रेसिबिलिटी भी जो है वो कम हो जाती है। Z जो है कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर है, संपीड़ित होने का फैक्टर है। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये इस ग्राफ का पूरा डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट वाले का। इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी नीचे। ठीक, तो इसका मतलब डेविएशन आर लेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये समझ गए कि जैसे जैसे प्रेशर कम करते जाएंगे या फिर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो गैसों का जो विचलन है आदर्श व्यवहार से वो भी कम होता जाएगा। डेविएशन जो है आइडियल बिहेवियर, यानी कि वो आइडियल बिहेवियर शो करने की तरफ ज्यादा जाएगी। जब Z की वैल्यू 1 से कम है तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। भाई जिनके ग्राफ में वैल्यू नीचे आ रही हो इस तरह की, ग्राफ जिनका नेगेटिव था, उनको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। और वो उस तरह की जो गैसेस होगी उनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि हमारा CO2 वाला एग्जांपल था, N2 वाला था। Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन, और उसको कम संपीड़ित किया जा सकता है, उनको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है।